नमस्कार, स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं हकीकत क्या है। मैं हूं सौरभ शर्मा। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नतीजों के बाद का अपना चुनावी विश्लेषण बताया। सिर्फ 12 मिनट में पूरे देश को यह पता चल गया कि जनता मोदी को ही क्यों सुनती है, मोदी को ही क्यों चुनती है। प्रधानमंत्री ने आज खुद बताया कि वोटर्स हर बार कांग्रेस को सत्ता से बेदखल क्यों कर देते हैं और फिर आने ही नहीं देते। कुछ तो बात रही होगी महाराष्ट्र में, वो राज्य जहां की भाषा मराठी है, नॉर्थ इंडियन स्टेट नहीं है, जहां मराठवाड़ा अलग तरीके से बिहेव करता है, मुंबई अलग तरीके से रिएक्ट करता है, विदर्भ से लेकर पश्चिम महाराष्ट्र तक बिल्कुल अलग अलग माहौल, अलग अलग जमीन दिखती है। वो महाराष्ट्र जहां यूपी वाला फॉर्मूला नहीं चल सकता, वहां बीजेपी की ऐसी परफॉर्मेंस है कि मोदी की पार्टी 89% स्ट्राइक रेट के साथ 132 सीटें जीत गई। हिंदुस्तान की राजनीति में पिछले करीब 30 से 40 वर्षों में ऐसा कोई अद्भुत जनादेश मिला ही नहीं है। चुनाव जीतने के बाद मोदी ने राहुल और राहुल की पार्टी को 3-4 मैसेज भेजे। पहला मैसेज है, पब्लिक के मूड को समझो, हंगामा खड़ा करने से पहले सुनो। दूसरा मैसेज है, पश्चाताप करो। तीसरा मैसेज है, लोकतंत्र की भावना का सम्मान करो। और चौथा मैसेज है, हुड़दंग मत करो। मोदी ने जीत का जो विश्लेषण आज किया है, उसको आंकड़ों के साथ, आज के सियासी माहौल के साथ आपको समझाते हैं। क्या बोलते हैं देश के प्रधानमंत्री? आज मोदी जी 240 पर है। प्रधानमंत्री जी को सिर्फ वॉकआउट दिखता है। प्रधानमंत्री जी को स्वयं भारत की जनता ने नकार दिया। प्रधानमंत्री खामोश है। महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री दिल्ली तय करे, मोदी शाह तय करे। वी डोंट नीड प्राइम मिनिस्टर सर्टिफिकेट। प्रधानमंत्री जी कितनी बार उनको रिजेक्ट किया है। हिंदुस्तान आते ही वो जुबान कहाँ गुम हो जाती है प्रधानमंत्री जी। मोदी मोदी, प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री। सड़क से लेकर संसद तक, महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली तक, कांग्रेस से लेकर इंडी गुट की हर पार्टी में बस यही चल रहा है। हर कोई मोदी मोदी, प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री ही कह रहा है। जहाँ जहाँ मोदी जी जाते हैं, सारी कोशिश प्रधानमंत्री की ओर से, भाजपा की ओर से हुई थी। एक है तो सेफ है कहने वाले देश के प्राइम मिनिस्टर ये भी बता दे इस देश को कि किसको सेफ करने का काम वो कर रहे हैं। जो मोदी कहते हैं हाउस को डिस्टर्ब कर दे, हुड़दंग मचाते, वो ये हुड़दंग है। 23 नवंबर की रात के बाद पूरे के पूरे इंडी अलायंस में मोदी के नाम का ऐसा पैनिक मचा है, ऐसा भूकंप आया है, ऐसी सुनामी आई है कि किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा। हर कोई बस मोदी का ही नाम लिए जा रहा है। संसद के शीतकालीन सत्र की शुरुआत हो गई। संसद के भीतर एक हैं तो सेफ हैं के नारे के साथ नरेंद्र मोदी की एंट्री हो गई। लेकिन लीडर ऑफ ऑपोजिशन वाली साइड में, फ्रंट रो में राहुल नहीं दिखे। उनकी कुर्सी खाली रही। तो क्या महाराष्ट्र की एक हार से राहुल मोदी को फेस करने से कतराने लगे हैं? और क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि महाराष्ट्र की जीत ने मोदी को ऐसा टॉनिक दे दिया है कि अब वो पहले से ज्यादा अटैकिंग हो गए हैं, पहले से ज्यादा अग्रेसिव हो गए हैं। स्वार्थी, हुड़दंगी, रिजेक्टेड। मोदी ने सोमवार को इन 3 शब्दों में राहुल की विपक्ष की व्याख्या की। और आने वाले दिनों में मोदी किस हाई पिच पर सियासी बैटिंग करने वाले हैं, वो कैसे राहुल को, कैसे इंडी अलायंस को टारगेट करने वाले हैं, प्रधानमंत्री ने उसकी पूरी स्क्रिप्ट कैमरे पर आकर पढ़ दी। 80-80, 90-90 बार जनता ने जिनको लगातार नकार दिया है, वे न संसद में चर्चा होने देते हैं, न लोकतंत्र की भावना का सम्मान करते हैं, न ही वह लोगों की आकांक्षाओं का कोई महत्व समझते हैं, उनका उसके प्रति कोई दायित्व है वो कोई समझ पाते हैं। और उसका परिणाम है वो जनता की उम्मीदों पर कभी भी खरे नहीं उतरते हैं और परिणाम स्वरूप जनता को बार बार
उनको रिजेक्ट करना पड़ रहा है। लगातार जिनको जनता ने नकार दिया है, वे अपने साथियों की बात को भी दबोच देते थे, उनकी भावनाओं का भी अनादर करते हैं, लोकतंत्र की भावनाओं का अनादर करते हैं। जनता ने जिन्हें 90 बार नकारा, जानते हैं मोदी ने यह किसके बारे में कहा? मोदी ने यह उन राहुल गांधी के लिए कहा जिन्होंने इस बार चुनाव में हार का एक नया रिकॉर्ड बनाया है। राहुल गांधी जिन्हें कांग्रेस अपना जननायक बताती है, दर्द की दवा बताती है, हर रोज राहुल के लिए माहौल बनाती है। वो राहुल गांधी अब तक 10 या 20 नहीं, पूरे 89 चुनाव हार चुके हैं। पूरी लिस्ट आपके सामने है। राहुल जहां जहां गए, जिस भी चुनाव में कांग्रेस ने राहुल को सबसे बड़े सियासी प्लेयर के तौर पर प्रोजेक्ट किया, उन सारे चुनावों में अलग अलग राज्यों के वोटर्स ने राहुल को रिजेक्ट कर दिया। पिछले 5 साल में राहुल का रिपोर्ट कार्ड देख लीजिए। 2019 लोकसभा हारे, 2019 में आंध्र प्रदेश, सिक्किम, ओडिशा, अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा हारे, 2020 में दिल्ली, बिहार हारे, 2021 में असम, केरल, पश्चिम बंगाल हारे, 2022 में गुजरात, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर हारे, 2023 में मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ हारे, 2024 में लोकसभा चुनाव हारे, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, हरियाणा और अब महाराष्ट्र भी हार गए। इन राहुल के दम पर कांग्रेस मोदी से लड़ना चाहती है। जनता जनार्दन हर बार राहुल को रिजेक्ट कर रही है, मोदी को ही सेलेक्ट कर रही है, लेकिन कांग्रेस इसे समझ ही नहीं रही। महाराष्ट्र का ही उदाहरण ले लीजिए। महाराष्ट्र के एक पोस्ट पोल सर्वे में लोगों से सवाल पूछा गया कि किस राष्ट्रीय नेता से प्रभावित होकर आपने अपना वोट दिया। इसके जवाब में 35% ने मोदी का नाम लिया, सिर्फ 18% ने राहुल गांधी का नाम लिया। मोदी ने इसीलिए संसद सत्र शुरू होने वाले दिन बिना राहुल का नाम लिए अब तक का सबसे तीखा अटैक किया। कैमरे पर आकर कहा कि जनता ने स्वार्थ की राजनीति करने वालों को, हुड़दंग के नाम पर संसद को हाईजैक करने वालों को सिरे से खारिज कर दिया है, उन्हें नकार दिया है, उन्हें सजा दी है। शीतकालीन सत्र है और माहौल भी शीत ही रहेगा। कुछ लोगों ने अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए जिनको जनता ने अस्वीकार किया है, वे संसद को भी मुट्ठी भर लोगों के हुड़दंगबाजी से कंट्रोल करने का लगातार प्रयास कर रहे हैं। उनका अपना मकसद तो संसद की गतिविधि को रोकने से ज्यादा सफल नहीं होता है और देश की जनता उनके सारे व्यवहारों को काउंट करती है और जब समय आता है तो सजा भी देती है। नरेंद्र मोदी ने विपक्ष को ऐसी सुई चुभोई है जिसका असर संसद सत्र के पहले दिन से ही दिखने लगा है। तैयारी तो इंडी अलायंस ने भी की थी। पहले दिन मोदी को कैसे घेरना है, किस मुद्दे पर घेरना है, बंद कमरे में इसकी पूरी पटकथा लिखी गई। इस स्क्रिप्ट के 2 हिस्से थे। पहले हिस्से में कांग्रेस ने अपने सोशल मीडिया वॉरियर्स को काम पर लगाया, मोदी के आगे अडानी का नाम चिपकाकर फैलाया। दूसरे हिस्से में कांग्रेस कार्यकर्ताओं को दिल्ली में संसद भवन के पास शोर मचाने के लिए, पोस्टर लहराने के लिए भेजा। मोदी पर नए सिरे से अटैक का नैरेटिव संसद सत्र के पहले दिन से ही बनाया जाने लगा। यह पैटर्न कोई नया नहीं है। इंडी अलायंस, खासकर कांग्रेस, इसी पैटर्न को पिछले कई सालों से फॉलो कर रही है। संसद सत्र शुरू होने से पहले ही एक मुद्दे को हथियार बनाकर मोदी पर निशाना लगाया जाता है और सियासी हित साधा जाता है। मोदी जी जो ऐसे बाहर बोलते हैं, वो उसके बजाय अपनी छवि ठीक कर लो। इंटरनेशनल में जाकर बड़े बड़े बातें करते हो और अपोजिशन को टारगेट करते हो कि अपोजिशन के लोग उनकी छवि कर रहे। छवि तो आप खराब कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी को स्वयं भारत की जनता ने नकार दिया है। पार्लियामेंट का चुनाव उनके नेतृत्व में लड़ा गया था। उन्हें घोषित करके लड़ा गया था कि हमारे अगले प्रधानमंत्री भी वही होंगे, पर 307 से घट के वो जो विश्वास मत है 272 का, उससे भी नीचे चले आए 240 पे। तो नकार तो दिया हिंदुस्तान की जनता ने। अब वो 2 बैसाखियों के सहारे कुछ दिन के लिए प्रधानमंत्री, तो नकारे तो पूरे देश में
श्री नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री। हमें किसी की सर्टिफिकेट नहीं, कौन होलीगम है? उनके नजरों में उन्होंने जो मर्जी बोल दिया, महिलाओं के खिलाफ बोल दिए, सब हमारा गरिमा उतार दिए, पार्लियामेंट का गरिमा नहीं बच रहे। अब देश को बख्श ले प्लीज। क्या बोलते हैं देश के प्रधानमंत्री? जीत में भी कोई मर्यादा नहीं, हार में तो बिल्कुल ही नहीं। क्या बात कर रहे हैं कि एक बंच ऑफ हुलिगन्स आए हैं पार्लियामेंट में? पार्लियामेंट में लोगों के इच्छा से आए हैं हम लोग, हम उनके मर्जी से आए हैं, इनकी मेहरबानी पे नहीं। और खबरदार जो ऐसे बात करे, शर्म करिए। इंडी अलायंस ने, राहुल की पार्टी ने महाराष्ट्र में मुंह की खाने के बाद भी सबक नहीं लिया है। वो अभी भी शोर शराबे पर ही आमादा है। इस बार भी विपक्ष का संसद के शीतकालीन सत्र को हाईजैक करने का ही इरादा है। और इसकी स्क्रिप्ट क्या है? स्क्रिप्ट है नरेंद्र मोदी, स्क्रिप्ट है अडानी। कांग्रेस मोदी पर हमला करना नहीं छोड़ रही, हर दिन कोई न कोई नया एजेंडा जरूर चला रही है। तो क्या हुआ अगर राहुल बार बार चुनाव हार रहे हैं, हार की सेंचुरी के करीब पहुंचते जा रहे हैं, लेकिन वो तो हर बार मोदी को टारगेट करने वाली गलती ही दोहरा रहे हैं, और इसका नुकसान उन्हें कैसे होता है ये भी देखिए। महाराष्ट्र में राहुल ने जिन 7 जगहों पर रैलियां की, जहां खड़े होकर मोदी को बुरा भला कहा, उनमें से 6 सीटें बीजेपी जीत गई। जिन 75 सीटों पर मोदी और राहुल की सीधी टक्कर हुई, वहां 85% के स्ट्राइक रेट से मोदी ने 64 सीटें जीती। राहुल 14% के स्ट्राइक रेट से सिर्फ 11 सीट ही जीत पाए। मोदी ने इसीलिए अब अपने विरोधियों को बड़े प्यार से समझाया है, डांट नहीं लगाई, फटकार नहीं लगाई, नसीहत दी है, सलाह दी है कि अब भी देर नहीं हुई है, पश्चाताप कर लो, क्या पता जनता माफ कर दे। भारत के मतदाता उनका लोकतंत्र के प्रति समर्पण, उनका संविधान के प्रति समर्पण, उनका संसदीय कार्य पद्धति पर विश्वास, संसद में बैठे हुए हम सबको जनता जनार्दन की इन भावनाओं पर खरा उतरना ही पड़ेगा। और समय की मांग है, हम अब तक जितना समय गंवा चुके हैं उसका थोड़ा पश्चाताप करें और उसका परिमार्जन करने का उपाय यही है कि हम बहुत ही तंदुरुस्त तरीके से हर विषय के अनेक पहलुओं को संसद भवन में हम उजागर करें। आने वाली पीढ़ियां भी पढ़ेगी उसको, उसमें से प्रेरणा लेगी। लेकिन वो विरोधी ही क्या जो मोदी की बातें मान लें, वो तो अपने मन की ही करेंगे, और इसके नेक्स्ट चैप्टर की शुरुआत हो गई है। महाराष्ट्र में तो कांग्रेस का मुस्लिम वोट बैंक वाला कार्ड नहीं चला, किसी मौलाना की अपील भी नहीं चली, इसलिए अब नए प्लान के मुताबिक वो वक्फ संशोधन बिल के पीछे छिपकर मोदी के खिलाफ माहौल बनाना चाहती है। एक लाइन में कहें तो कांग्रेस के नए प्लान के मुताबिक अब मोदी और राहुल की अगली टक्कर वक्फ के मुद्दे पर होगी। और इस सियासी स्क्रीन प्ले की शूटिंग उस लोकेशन पर हुई है, उस राज्य में हुई है जहां कांग्रेस की सरकार है, यानी कर्नाटक। अब से बस कुछ घंटों पहले बेंगलुरु में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की ग्रैंड पब्लिक मीटिंग हुई, जहां मोदी से नफरत करने वाले सारे मौलानाओं और मुफ्तियों को बुलाया गया था। सबको एक ही स्क्रिप्ट पकड़ाई गई। कहा गया, माइक पर आओ और मोदी को मुसलमानों का दुश्मन बताओ। हम हुकूमते वक्त को बताना चाहते हैं कि हिंदुस्तान का मुसलमान सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है, मगर अल्लाह और उसके रसूल के बनाए हुए शरीयत के कानून में मदाखलत बर्दाश्त नहीं कर सकता। हम इस जिम्मेदार स्टेट से ये पैगाम देना चाहते हैं कि हम शरीयत के कानून में भी मदाखलत बर्दाश्त नहीं करते, और हम बाबा साहेब अम्बेडकर के बनाए हुए संविधान में भी मदाखलत बर्दाश्त नहीं करते। टीपू सुल्तान कट तो सकता है मगर झुक नहीं सकता, और टीपू सुल्तान के सूबे में रहने वाले, टीपू सुल्तान के मुल्क में रहने वाले कट तो सकते हैं मगर झुक नहीं सकते। तस्वीरें देखिए,
बसों में भर भर के लोगों को किस तरह से एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया गया। पोस्टर्स पर लिखे शब्द पढ़िए, कैसे मुसलमानों को मोदी के खिलाफ उकसाकर, बहकाकर और भड़काकर बेंगलुरु आने का न्योता दिया गया। ये सब कांग्रेस की सरकार में हुआ। मौजूदा जालिम, मौजूदा फिरौन भी चले जाएंगे और तारीख के कूड़ेदान में डाल दिए जाएंगे। आज हमारे जो अभी बताया कि संभल में क्या हालात पेश आ रहे हैं, आज हमारी मस्जिदें खतरे में, हमारे मदरसे खतरे में, हमारी दरगाहें खतरे में, वक्फ की लाखों एकड़ की जायदादें कब्जे में खतरे में है। इन सबको बचाना है और हुकूमत को ये बता देना है कि हम नहीं डरते तुमसे, तुम्हारे बिल्डोजरों से हम नहीं डरते, तुम्हारे जुल्म सितम से हम नहीं डरते। सिर्फ एक शहर की बात नहीं, हिंदुस्तान के किसी भी शहर में अगर पर्सनल लॉ बोर्ड का इजलास होगा तो इतना ही बड़ा मजमा वहां भी दिखाई देगा। ये सब आपको यकीन दिलाता है कि आप आगे बढ़िए। ये सब आपके साथ हैं, हम सब आपके साथ हैं। हाथ उठा करके यकीन दिलाइए तमाम अकाबिरीन को कि हम आपके साथ हैं। जो आप कहेंगे, जो आप हुक्म देंगे, हम हर तरह से तैयार हैं। आज तो हमारा मजाक उड़ाते हो, हमें परेशान करते हो, हमारी मस्जिदों पर कब्जा करना चाहते हो, हमारी दरगाहों पर कब्जा करना चाहते हो। ये हम नहीं होने देंगे, ये हम नहीं होने देंगे। हमने 1000 साल यहाँ हुकूमत की इज्जत के साथ आइंदा भी करेंगे। महाराष्ट्र में करारी हार के बाद मुसलमानों को नए सिरे से एकजुट करने की यह स्क्रिप्ट हो न हो, दिल्ली में ही लिखी गई होगी। कांग्रेस आलाकमान ने इस पर यकीनन मुहर लगाई होगी। और इस कॉन्फ्रेंस की टाइमिंग इसलिए भी नोट करने वाली है क्योंकि रविवार को ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की मीटिंग हुई। वहां वक्फ से लेकर संभल तक सबका जिक्र हुआ। और सोमवार को राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने संभल के पत्थरबाजों को कवर फायर देते हुए मोदी योगी को एक साथ टारगेट करना शुरू कर दिया। मोदी सरकार संसद के शीतकालीन सत्र में वक्फ बिल लाने जा रही है। मोदी ने महाराष्ट्र की जीत के बाद जो स्पीच दी उसमें वक्फ कानून पर सरकार का रुख क्या रहने वाला है इसका जिक्र पहले ही कर दिया था। सोचिए, 23 तारीख को मोदी ने वो स्पीच दी और 24 तारीख को मोदी विरोधी इकोसिस्टम ने मौलानाओं की टीम को एक्टिवेट कर दिया, उन्हें काम पर लगा दिया और सबने अपनी हेट स्पीच वाला टेप ऑन कर दिया है। ये जिधर जाते उधर सताते हैं, लेकिन इनको बता दीजिए और साफ साफ बता दीजिए, कुत्ते वफादार हो ये बात तो सही है, मगर वफादार कुत्ते बन जाएं ये बात सही नहीं है। आज उस जमीन पे आपकी नजर क्यों पड़ गई हम जानते हैं महाशय, क्यों पड़ी है? इसलिए कि अब राजा देश नहीं चला रहा है, अब राजा रियल एस्टेट का कारोबार कर रहा है। आज आप कहते हैं कि हम खत्म करके रहेंगे, ठीक है, अगर लोकतंत्र पे शक्ति तंत्र का अहंकार चलेगा तो मैं भी अपने बुजुर्गों की जूतियों में बैठकर कह देना चाहता हूं कि हजरत, अब हम अदालत के दरवाजों पे भीख नहीं मांगेंगे, अब ये कह देंगे कि अगर संसद तुम्हारी है तो सड़क हमारी है। मुसलमान सिर्फ मुस्लिम पर्सनल लॉ के खिलाफ उठने वाली सरकारी ताकतों ही से नहीं लड़ेगा। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बदअमल मुसलमानों के बीच भी उसी तेवर से बात करेगा जिस तेवर के साथ उन भाई साहब से बात की जाएगी जिन्होंने आज एक मैसेज दिया है कि मुस्लिम हर हाल में वक्फ जायदाद बिल हम पास करेंगे। अरे हमारे देश की बदकिस्मती, आखिरी बात, ये देश बड़ा अजीब है यार, इतना दयालु हैं आप लोग, इतने दयालु हैं जिसका जवाब नहीं। एक साहब 2014 में आ गए थे और उनका भाइयों बहनों में चाय बेचने वाला, आपको रहम आ गया, दे दनादन प्राइम मिनिस्टर बना दिया आपने। तो अगर चाय ही बेचने वाले को बनाना था तो केला ठेला पे रखने वाले मर गए थे क्या? किसी पान बेचने वाले को बना दिया होता, पूछ के तो यार चूना लगाता। आज तो बिना पूछे पूरे देश को चूना लगाया जा रहा है। तो हम ये चूना लगाने में उन्हें कामयाब नहीं होने देंगे। वक्फ के नाम पर एंटी मोदी एजेंडा वाला ये प्रोग्राम सिर्फ एक लोकेशन पर नहीं हुआ। आपको जमीयत उलेमाए हिंद के मौलाना अरशद मदनी की बातें भी सुननी चाहिए जो उन्होंने बिहार में जाकर कही हैं। मोदी की 23 तारीख की स्पीच के बाद उनकी ये तकरीर वायरल हुई है। मुझे आज सुबह एक साहब ने दिखलाया
कि कल मोदी जी ने, वो बड़े आदमी हैं, मेरे मुल्क के वजीर आज़म हैं, उन्होंने तकरीर की है और उसके अंदर ये फरमाया है कि वक्फ, हिंदुस्तान के दस्तूर के अंदर वक्फ कोई चीज नहीं है। मुझे हैरत हुई कि एक मुल्क का वजीर आज़म और हिंदुस्तान जैसा वजीर आज़म ये बात कह रहा है। सोचता हूं कि अल्लाह, मुल्क का कौन बोल रहा है? वजीर आज़म, और ऐसी चीज बोल रहा है जिसके न सर है न पर है। बुरा हो इस नफरत की सियासत का। एक ऐसी बात कह रहे हैं जिसके न सर है न पैर है। मोदी जी को ऐसी कच्ची बात न कहनी चाहिए, लेकिन दुनिया है, हर बात को कहती चली जा रही है। आपके बराबर में जब मुल्क का प्राइम मिनिस्टर ये बातें करता है जिससे मुसलमानों के खिलाफ नफरत जाहिर होती है, मुल्क का होम मिनिस्टर ऐसी बातें करता है, तो दूसरे क्यों ना करेंगे? बिहार का मुसलमान हर उस ताकत का मुखालिफ होगा। योगी आदित्यनाथ का स्ट्राइक रेट करीब 80% है, मतलब वो 10 में से 8 सीटें जीत रहे हैं और अब मिल्कीपुर की बारी है, अयोध्या जीतने की बारी है। अयोध्या में जल्द चुनाव होने वाला है, उससे पहले संभल में बहुत कुछ हो गया। संभल वो जगह है जहां एक मस्जिद के बारे में दावा किया गया कि ये हरि मंदिर है। कोर्ट के आदेश पर मस्जिद का सर्वे हुआ। सर्वे टीम को सिर्फ वीडियो बनाना था। इतनी सी बात पर पत्थर चलने लगे, गोलियां चल गईं, 4 लोगों की मौत हो गई। संभल नए तरीके की प्रयोगशाला बन गई है। और ध्यान रखिएगा, ये वो इलाका है जहां मुसलमान 70% हैं। इसी के बगल में जो सीट है, योगी आदित्यनाथ ने उसे 1.5 लाख वोट से जीता है। तो क्या योगी को बदनाम करने के लिए संभल में हिंसा भड़काई गई? देखिए पूरी क्रोनोलॉजी। क्या संभल का दंगा सुनियोजित था? क्या दंगाइयों को किसी ने भेजा था? संभल हिंसा का मास्टरमाइंड कौन है? ये कुछ लोग जो अपना वेस्टेड इंटरेस्ट है उसके तहत कर रहे हैं, यंग लड़कों को आगे करके कर रहे हैं, ताकि बाद में ये कह सकें कि देखो यंग लड़कों का भविष्य खराब कर दिया। ये तस्वीरें देख लीजिए। संभल हिंसा की तमाम परतें खुद ब खुद खुल जाएंगी। हर साजिश आपको खुद समझ आ जाएगी। चौबीस तारीख को जब हिंसा भड़की और पुलिस ने एक्शन शुरू किया तो संभल में यंग लड़कों को सबसे आगे कर दिया गया। ये पैटर्न क्या बताता है? मुस्लिम इकोसिस्टम संभल से लेकर कश्मीर और गाजा तक इसी पैटर्न का इस्तेमाल करता है। मकसद विक्टिम कार्ड खेलो, सिंपैथी बटोरो, पुलिस प्रशासन और सरकार को बदनाम करो। जामा मस्जिद से पानी बहना शुरू हुआ है नालियों में, तब वो ये समझ गए या उन्हें गलतफहमी ये हो गई कि अंदर खुदाई चल रही है। इसलिए जो है लोग उत्तेजित हो गए और सीओ संभल के लाठीचार्ज करने से, गालियां देने से, ठोक देने से ही ये सारी वारदात हुई है, वरना सब लोग बड़े शांतिपूर्ण तरीके से ये देखना चाहते थे कि क्या हो रहा। जफर साहब ने कहा कि पुलिस असली हथियार चला रही थी अपने, फिर दोबारा उन्होंने कहा पुलिस तमंचे चला रही थी। उसी बयान में जो अभी लाइव इन्होंने दिया, वो तीसरी बार उन्होंने बोला कि मुझे नहीं पता कि पुलिस कौन से हथियार चला रही थी। आप सोच के देखिए, कोई एक ही व्यक्ति एक ही पूरी लाइव के अंदर 3 तरह के स्टेटमेंट दे रहा है जो परस्पर विरोधाभासी है। जो नाली वो बता रहे थे जिसमें लोगों ने देखा, उस नाली में पानी रेगुलर बहता है।
मुस्लिम पक्ष कह रहा है कि हिंसा में वो निर्दोष है। हजारों की भीड़ जामा मस्जिद के बाहर सर्वे देखने के लिए इकट्ठा हुई थी। तो क्या सर्वे देखने के लिए कोई चाकू लेकर आता है? यह चाकू उसी भीड़ में शामिल मुस्लिम लड़कों की जेब से तलाशी के दौरान मिला है। इसमें दोनों तरफ धार है। अगर किसी को मार दिया जाए तो आंतें बाहर आ जाएं। जान बचना मुश्किल है। अगर कोई चाकू मारने वाले को पकड़ने की कोशिश करे तो दूसरी तरफ से उसे भी मारा जा सके। भला सर्वे देखने के लिए ऐसा खतरनाक चाकू लेकर कौन आता है? देखिए, 3 ग्रुप का मतलब 3 रास्ते। अब जामा मस्जिद की तरफ देखेंगे तो 3 गलियां हैं, तो 3 तरफ से लोग इकट्ठा हुए। वो कोई ऐसा ग्रुप नहीं है जो किसी ने बनाया था, 3 रास्ते से लोग आए। उनमें से किसने फायरिंग की, कहां से? छत पे भी थी फायरिंग हुई थी, छत पे भी फायरिंग हुई थी, इसलिए पुलिस की लगी ना, छत पे भी फायरिंग हुई थी। तो क्या सर्वे देखने कोई देसी कट्टा लेकर आता है? संभल में पुलिस ने भीड़ को काबू करने के लिए जब दौड़ाया तो छत से देसी कट्टे से फायरिंग की गई। इस फायरिंग में सीईओ के पीआरओ को गोली लगी। इसके अलावा एक पुलिसकर्मी को भी छर्रे लगे। अब मुस्लिम पक्ष बताए कि सर्वे देखने देसी कट्टा लेकर क्यों आए थे, पुलिस वालों पर गोली क्यों चला रहे थे। अब तस्वीरें देखिए कि संभल में पत्थरबाजी कैसे हुई। पुलिस ने जब हिंसक भीड़ को तितर बितर करने के लिए लाठीचार्ज शुरू किया तो अचानक 3 तरफ से पथराव शुरू हो गया। कुछ लोगों ने छतों से पत्थर मारने शुरू कर दिए। कुछ लोगों ने गली के मोड़ पर आड़ लेकर पत्थर फेंकने शुरू कर दिए। इनमें छोटे बच्चे और महिलाएं भी शामिल थी। मुस्लिम पक्ष को अब बताना चाहिए कि इतने पत्थर क्यों इकट्ठे किए गए थे। क्या ये सुनियोजित साजिश की तरफ इशारा नहीं करते? अब सवाल उठता है कि मुसलमानों की इतनी भीड़ जामा मस्जिद के सामने उस समय ही क्यों इकट्ठा हुई जब सर्वे हो रहा था और सर्वे टीम वहां से निकलने वाली थी। हिंसा की साजिश में आरोपी समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क का आरोप है कि मस्जिद कमेटी को सर्वे के बारे में सही टाइम पर इन्फॉर्म नहीं किया गया था। अखिलेश यादव के सांसद बर्क कितना झूठ बोल रहे हैं, इसका खुलासा इस चिट्ठी से हो जाता है। चिट्ठी में साफ लिखा है कि मस्जिद कमेटी को दूसरे सर्वे के बारे में शाम 6:30 बजे ही बता दिया गया था। तो क्या 12 से 14 घंटे का वक्त जामा मस्जिद पहुंचने के लिए काफी नहीं था? पीस कमेटी के लोग तो वहीं रहते हैं। तो क्या दंगाइयों के निशाने पर सर्वे टीम थी? क्या सुनियोजित तरीके से सर्वे खत्म होने से कुछ देर पहले भीड़ बुलाई गई? आगे सर्वे ना हो इसके लिए हिंसा भड़काई गई? क्या समाजवादी पार्टी से छिटक रहे मुसलमान वोटर को डराने के लिए ये सब किया गया? अपनी नाकामी और लापरवाही को छुपाने के लिए पुलिस प्रशासन और जो घटना को अंजाम दिया है उन्होंने, इसको छुपाने के लिए इस टाइप की कार्रवाई मुकदमा मेरे खिलाफ लिखा है। और उसकी एक बड़ी वजह ये भी है कि जिससे कि मैं अपने लोगों की मदद नहीं कर सकूं, उनकी कानूनी मदद नहीं कर सकूं, इसलिए मुझे मेरे खिलाफ ये झूठा मुकदमा लिखा है। मैं पूछना चाहता हूं कि जिस दिन ये घटना हुई, मैं उस दिन संभल तो दूर की बात है, मैं प्रदेश में भी नहीं था। आप कहाँ थे? मैं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बैठक अटेंड करने के लिए बेंगलोर गया हुआ था। तो उस समय जब मैं मौजूद नहीं था, मेरे खिलाफ मुकदमा लिखने का क्या औचित्य बनता है? पुलिस प्रशासन शासन ने साजिश की है, शासन के इशारे पर पुलिस प्रशासन ने साजिश की है। और साजिश की है, उन्होंने अपने सरकारी असलों के साथ साथ प्राइवेट असलों का इस्तेमाल किया है। ये बात सच है कि दंगे के दिन जियाउर रहमान बर्क और कुंदरकी में जमानत जब्त का खिताब पा चुके हाजी रिजवान संभल में नहीं थे। लेकिन पुलिस का दावा है कि उनके पास कुछ वीडियो और टेक्स्ट मैसेज ऐसे मिले हैं जो बर्क के खिलाफ नामजद एफआईआर करने का मजबूत आधार हैं। किसी भी व्यक्ति का किसी भी जगह पे होने से उसका कोई उद्देश्य नहीं होता है। उनके द्वारा जो दिए गए पूर्व में दिए गए बयान थे और 168 बीएनएस का उनको बीएनएसएस का नोटिस उनको भी तामील कराया गया था। उनके पिताजी को जो ममलूक उर रहमान है, उनको 10 लाख के मुचलके से पाबंदी करवाया गया था। इस तरीके के इन लोगों के द्वारा बार बार समय समय पर बयानबाजी की जा रही थी, जिससे लोगों को है समय समय पर भड़काया जा रहा है। ऐसे में सवाल उठता है कि जहां 70% से ज्यादा मुस्लिम आबादी है, वहां क्या नई प्रयोगशाला तैयार की जा रही है? इस प्रयोगशाला का डायरेक्टर कौन है? क्या संभल फाइल्स 2027 के लिए तैयार की जा रही है? इसे समझने के लिए संभल और उसके आसपास की डेमोग्राफी को समझना जरूरी है।
रामपुर में मुस्लिम 52%, मुरादाबाद में 47%, बिजनौर में 43%, अमरोहा में 41%, मुजफ्फरनगर में 41%, सहारनपुर में 42%, शामली में 41%, पीलीभीत में 35%, आंवला में 35%, मेरठ में 34% और बागपत में 28% हैं। ये कभी समाजवादी पार्टी तो कभी कांग्रेस का गढ़ हुआ करते थे, लेकिन अब यहां बाबा का प्रचंड ज्वार चल रहा है। तुष्टीकरण की फैक्ट्री पर ताला लगता जा रहा है। 65% मुस्लिम वाली कुंदरकी में अखिलेश की जमानत जब्त हो चुकी है। उनका इकोसिस्टम बिगड़ रहा है, लिहाजा अखिलेश यादव से लेकर प्रियंका गांधी तक कूद पड़े हैं। वहीं विक्टिम कार्ड खेला जाने लगा, जो मुस्लिम इकोसिस्टम पूरी दुनिया में खेलता है। अखिलेश ने भी पुलिस को कोसा, चाकू कट्टा चलाने वालों को कुछ नहीं कहा, सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश की, पुलिस वालों पर केस दर्ज करने की मांग की। है जो घटना हुई है, हमारे सांसद जियाउर रहमान जब संभल में ही नहीं थे और उसके बावजूद भी उन पर एफआईआर दर्ज करना, ऐसा उदाहरण कभी किसी को मिला होगा देखने को, सुनने को? एक पुलिस ऑफिसर ये कह रहा हो कि नेता बनना छोड़ दो, नेताओं का सहारा लेना छोड़ दो, किसके लिए भाषा थी वो? और मैं ये कहना चाहता हूँ, हालांकि सब जानकारी आपके पास है, दुखद है कि नईम जैसे नौजवान की जान चली गई, बिलाल की जान गई है, रोमान की जान गई है, कैफ, अयान, और इसमें से कुछ कम उम्र के भी हैं कि नईम की जान गई है और पुलिस की गोली से गई है। पूरा का पूरा कराया गया ये दंगा है, और किसने कराया? सरकार ने कराया। अखिलेश और प्रियंका गांधी संभल की जामा मस्जिद के विवाद पर बात नहीं कर रहे, उसे सुलझाने की बात नहीं कर रहे, वो सिर्फ पुलिस और प्रशासन को टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि सवाल वोट बैंक का है। अपना भविष्य बर्बाद मत करो इनके चक्कर में, नेताओं के, अपने नेताओं के चक्कर में अपना भविष्य बर्बाद मत करो। जामा मस्जिद में सर्वे क्यों हो रहा है, विवाद क्या है, वो ऐसे समझिए। हिंदू पक्ष का दावा है कि संभल की जामा मस्जिद पहले एक हिंदू मंदिर थी। मुगलों ने हिंदुओं को अपमानित करने के लिए इसे तोड़कर मस्जिद बना ली। 19 नवंबर को हिंदू पक्ष ने संभल जिला अदालत में याचिका लगाई। कोर्ट कमिश्नर ने उसी दिन जामा मस्जिद के सर्वे का आदेश दे दिया। 24 नवंबर को दोबारा सर्वे हुआ। सर्वे की रिपोर्ट 1 हफ्ते में सौंपी जानी है। मस्जिद पक्ष ने इसके खिलाफ सिविल कोर्ट में अपील दायर की है। इस मामले में 29 नवंबर को सुनवाई होगी। अब समझिए कि हिंदू पक्ष किस आधार पर जामा मस्जिद के विष्णु मंदिर होने का दावा कर रहा है। हिंदू पक्ष ने 2 किताबों, बाबरनामा, आईने अकबरी और एएसआई की एक रिपोर्ट को आधार बनाया है, जो 150 साल पुरानी है। हिंदू पक्ष का दावा है कि जो संभल की जामा मस्जिद है, वो पहले श्री हरिहर मंदिर हुआ करता था। बाबर ने 1529 में इसे तोड़वाकर मस्जिद बनवा दिया। अब हम बताते हैं कि एएसआई की रिपोर्ट में क्या है। 1875 में एएसआई की रिपोर्ट में कई ऐसे साक्ष्य हैं जो हिंदू मंदिर होने की तरफ इशारा करते हैं। मस्जिद के खंभे विशुद्ध हिंदू वास्तुकला का प्रतीक हैं। एएसआई ने लिखा है कि मंदिर का जीर्णोद्धार हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान ने करवाया था। मुसलमानों ने हिंदू मंदिर के निशानों को प्लास्टर से ढक दिया। हिंदू पक्ष के एक याचिकाकर्ता और वकील हरिशंकर जैन ने अपनी याचिका में बाबरनामा का जिक्र किया है, जिसे खुद बाबर ने लिखा था। ब्रिटिश लेखक एनेट बेवरिज ने इसका अनुवाद किया था, जिसमें पेज नंबर 687 में लिखा है कि बाबर के आदेश पर उसके दरबारी मीर हिंदू बेग ने संभल के हिंदू मंदिर को जामा मस्जिद में बदला। यही प्रमाण मंदिर के शिलालेख से भी मेल खाता है, जिसमें मीर हिंदू बेग का नाम और 933 हिजरी का जिक्र है। अबुल फजल की किताब आईने अकबरी में संभल में हरिमंडल नाम का एक मंदिर है, जो एक ब्राह्मण का है, जिसके वंशजों में 10वां अवतार इसी जगह प्रकट होगा। हिंदू पक्ष की तरफ से एक और याचिकाकर्ता महंत ऋषिराज गिरी एक और सबूत कोर्ट को देने वाले हैं। उनके पास विक्रम संवत 987 का एक नक्शा है, जिसमें हरिहर मंदिर समेत संभल जिले के सभी 68 तीर्थ और 19 कुओं का जिक्र है। महंत ऋषिराज गिरी ने जामा मस्जिद में तत्काल प्रभाव से नमाज बंद करने और पूजा आरंभ करने की
परमिशन देने की मांग की है। महंत ऋषिराज गिरी कोई मामूली साधु नहीं है, वो योगी आदित्यनाथ से भी मिल चुके हैं।